नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसको औरतों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उसने अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा और जान से मार दिया। इस सीरियल किलर ने लोगों को मारने से पहले ये कभी नहीं सोचा कि उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है। उसने औरतों को, बच्चों को, आदमियों को जहाँ जो जैसे जिस तरीके से मिला उनको जान से मार दिया। इस इंसान ने अपनी लाइफ में 41 से भी ज़्यादा मर्डर किए हैं, ये बात उसने खुद कबूली है। लेकिन कुछ मर्डर तो ऐसे हैं जो इसको याद भी नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये नंबर 41 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, ये बंदा एक नाई की दुकान पे बाल बनवाने गया था, तभी नाई वाले ने गलती से इसकी मूछें काट दी। उसके बाद इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि ये लगभग नाई को जान से मारने ही वाला था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव करके नाई को बचा लिया। तो दोस्तों, इसका कहना था कि नाई ने इसकी मूछें काट दी, जिसकी वजह से ये लड़की जैसा दिखने लग गया है। और आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको लड़कियों से कितनी ज़्यादा नफरत थी। तो दोस्तों, इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। मैं आपको वीडियो के एंड में उस मूवी का नाम बताऊंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी सीरियल किलर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये किस तरीके से, क्यों और किन रीजनों की वजह से ये लोगों को मारता था और इसकी क्या थॉट प्रोसेस थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोग के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1968 के मुंबई से। ये बात है जुलाई 1968 की, जब मुंबई पुलिस को बोरीवली इलाके के पास से एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक मर्डर हुआ है। मुंबई पुलिस वहां पे पहुंचती है। मुंबई पुलिस देखती है कि एक झोपड़ी है, वहां पे 3 लोग रहते हैं, औरत, एक बच्चा और एक आदमी। लेकिन जो आदमी है उसका मर्डर हो चुका है। जब पूछताछ की जाती है तो औरत बताती है कि वो अपने बच्चे के साथ अंदर सो रही थी और उसका हस्बैंड वो बाहर सो रहा था। तो शायद हो सकता है हस्बैंड बाहर था और किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो। उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस अच्छे से छानबीन करती है तो पता चलता है कि किसी नुकीले हथियार से उस आदमी का मर्डर किया गया है और बुरे तरीके से उसको मारा गया है, जैसे कि कोई बेरहम आदमी हो, कोई कसाई हो जिसको किसी चीज़ की फिक्र न हो और बुरी तरह मारता गया हो। उसके बाद क्या होता है, पुलिस और थोड़ी बहुत पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद पुलिस के पास एक कॉल आती है। पुलिस को बोरीवली इलाके के पास से ही, मतलब पहले वाले मर्डर के पास से ही थोड़ी दूरी पे ही एक और मर्डर हुआ रहता है। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जाती है। पुलिस देखती है कि वहाँ पे भी एक झोपड़ी है, वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं और वहाँ पे भी एक इंसान का मर्डर हो चुका है। लेकिन पुलिस ये चीज़ नहीं सोचती कि जो पहला वाला मर्डर हुआ है, शायद इस मर्डर का और पहले वाले मर्डर का आपस में कोई लिंकअप है। नॉर्मली वो एफआईआर दर्ज करती है और वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इन इंसिडेंट के 6-7 दिन बाद पुलिस के पास एक और कॉल आती है, जहाँ पे बताया जाता है कि हाईवे के पास ही एक गरीब परिवार रहता है और उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं। पुलिस वाले जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। वहाँ पे उनको दिखता है कि पति पत्नी और यहाँ तक कि 2 महीने के बच्चे को भी जान से मार दिया गया है, किसी को भी वहाँ पे नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद पुलिस वाले अच्छे से छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि उस औरत के साथ कुछ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस वाले जब अच्छे से और छानबीन करते हैं तो वहाँ पे उनको सबूत मिलता है। इससे पहले 2 जगहों पे जहाँ पे मर्डर हुआ था वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ये सबूत मिलता है कि वहाँ पे एक छतरी और एक धारदार हथियार भी वहाँ से बरामद किया जाता है। वो हथियार कुछ इस तरीके का था कि ऊपर से मुड़ा हुआ था और नीचे से नुकीला था। लेकिन पुलिस वाले ये महसूस करते हैं कि रात में शायद यहाँ पे बारिश हुई थी और जो वो हथियार और जो वो छाता था वो बाहर ही पड़े हुए थे, तो हो सकता है कि फिंगरप्रिंट उसमें धुल गए हों। इसके बाद क्या होता है कि आसपास के लोगों को भी इस मर्डर के बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा जो 2 मर्डर और हुए थे उनके बारे में भी आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है और फिर इसके बाद ये बात मीडिया में और अखबारों में भी आ जाती है, उस टाइम जो भी अखबार चलते थे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि इस मर्डर को सुलझाया जाए, किसने मर्डर किया, क्यों किया। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले अब थोड़ा सा ध्यान देने लग जाते हैं इन मर्डर्स के ऊपर और पुलिस वाले ये महसूस करते हैं कि इससे पहले जो 2 मर्डर हुए हैं और ये जो मर्डर हुआ है, इन तीनों में कोई ना कोई ताल्लुक है, क्योंकि जो करने का स्टाइल वो लगभग सेम है।
तो दोस्तों मुंबई पुलिस उन पुराने मर्डर्स की खोज कर ही रही थी, तभी मुंबई पुलिस के पास एक और कॉल आता है जिसमें ये बताया जाता है कि मुंबई के कांदिवली इलाके में एक और टीचर का सेम इसी तरीके से मर्डर किया गया है। तो दोस्तों इन मर्डर्स में कुछ कॉमन बातें थी, जैसे कि जो ये मर्डर थे ये रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच हो रहे थे। इसके अलावा सेम तरीके से और सेम हथियार से हो रहे थे और उन लोगों को ही मारा जा रहा था जो लोग गरीब थे या फिर जो लोग सड़कों के आसपास रहते हैं। तो दोस्तों इसके मुंबई पुलिस के कमिश्नर ES मोदक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि इन केस को अच्छे से या जल्दी से सुलझाया जाए। उसके बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर ES मोदक अपनी तरफ से अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन उस कातिल का ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ES मोदक इस केस को आगे CID के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। CID की तरफ से एक टीम का गठन होता है और उसके बाद स्पेशल इसी केस के लिए उन टीम को रखा जाता है। और फिर क्या होता है, वो टीम अपनी तरफ से 2000 पुलिस कर्मियों को चुनते हैं और पूरे मुंबई में रात के टाइम पे गश्त लगाने के लिए उनको बोल दिया जाता है। तो दोस्तों इस CID टीम में एक और इंस्पेक्टर का भी चयन होता है जिसका नाम होता है विनायक राव। तो दोस्तों विनायक राव अपने सीनियर ऑफिसर को एक बात बताता है कि 2 साल पहले भी 1965 से 1966 के बीच भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई थी। उस समय भी मुंबई के बाहरी इलाके में नगर निगम के पास जो गरीब बस्तियां हुआ करती थी वहां पे एक साथ 19 लोगों को जिंदा मारने की कोशिश की गई थी और उनमें से 9 लोग एक साथ मर गए थे और बाकी लोग किसी तरीके से बच गए थे। उस समय जो वो पुलिस वाला था मतलब विनायक राव, उसी इलाके के आसपास उसका ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो केस था वो विनायक राव के पास आ गया था और फिर विनायक राव ने क्या किया कि इस इलाके में आसपास बहुत ज़्यादा जो पुलिस की गश्त होती है उसको बढ़ा दी, मतलब आसपास इलाके में पुलिस वाले घूमने लग गए। उसके बाद क्या होता है, एक रात विनायक उस इलाके में आसपास घूम रहा होता है, तभी विनायक को पता चलता है कि एक आदमी भी वहां आसपास घूम रहा है। तो विनायक को कुछ लगता है कि ये आदमी क्यों इस टाइम घूम रहा है, ये कोई घूमने या टहलने का टाइम है। तो विनायक क्या करता है, उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है। तो विनायक उससे बोलते हैं कि आप अपना नाम बताओ। तो वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम रमन राघव है। उसके बाद क्या होता है, विनायक को कुछ शक होता है तो विनायक उस आदमी की छानबीन करने की कोशिश करता है और उसके पास से सिर्फ एक डायरी मिलती है। उस डायरी में सिर्फ 2 ही वर्ड लिखे होते हैं, खत्म और खल्लास। उसके बाद विनायक को कुछ ज़्यादा ही उस आदमी पे शक होता है और विनायक उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। तो दोस्तों पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जब अच्छे से रिकॉर्ड को देखा जाता है कि कहीं ये आदमी पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में तो नहीं है, तो पता चलता है कि जो ये आदमी है इसके और भी कई सारे नाम हैं, मतलब रमन राघव के अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे कि सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना और भी बहुत सारे दूसरे नाम हैं, क्योंकि शायद ये आदमी तमिलनाडु से बिलोंग करता था और इसका जन्म 1929 के आसपास हुआ था। तो तमिलनाडु से बिलोंग करने की वजह से इसके नाम कुछ इस तरीके के थे। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि ये कई बार चोरी के लिए जेल जा चुका है। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, इससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि उन 19 लोगों को तुमने ही मारा है क्या। तो ये आदमी मतलब रमन राघव कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं लेकिन एंड तक ये आदमी कुछ नहीं बोलता। फिर पुलिस वालों को लगता है कि शायद हो सकता है कि इसने कुछ ना किया हो और ये छोटा मोटा चोर हो। उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं कि तू यहाँ से भाग जा, मतलब कभी भी मुंबई में मत आइयो। अगर दोबारा मुंबई में आया तो तुझे जान से मार देंगे या फिर तुझे जेल में हम डाल देंगे। उसके बाद क्या होता है, रमन राघव मुंबई छोड़ के चला जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर विनायक अपने सीनियर ऑफिसर को ये भी बताते हैं कि उसके बाद से ही वो मर्डर अचानक बंद हो गए थे, लेकिन विनायक को लगा कि हो सकता है सिर्फ ये तुक्का हो या ऐसा हो सकता है कि किसी और रीजन की वजह से ये मर्डर बंद हुए हों। उसके बाद विनायक ये भी पुलिस वालों को बोलता है कि उसको शक है कि शायद वो मर्डर करने वाला और कोई नहीं रमन राघव ही है और वो शायद दोबारा मुंबई आ चुका है। तो दोस्तों इसी बीच पुलिस वालों को एक और कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि 25 से 26 अगस्त के बीच 2 लोगों का और मर्डर हुआ है, लेकिन इस मर्डर में एक खास बात ये थी कि खूनी का फिंगरप्रिंट भी वहां पे मिल गया है।
उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उस फिंगरप्रिंट को लेते हैं और रमन राघव के जो फिंगरप्रिंट या पुराने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। तो पता चलता है कि फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम है, मतलब वो सीरियल किलर कोई और नहीं रमन राघव ही है। उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस वालों के पास उसकी जो तस्वीर होती है वो चारों तरफ दीवारों पे लगा दी जाती है और दूसरे पुलिस वाले भी उसको चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं। तभी क्या होता है कि पुलिस वाले सबसे पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि पुलिस वालों को एक लेडी मिलती है, एक बूढ़ी औरत। तो पुलिस वाले जैसे उसको तस्वीर दिखाते हैं तो वो तुरंत पहचान लेती है और वो बोलती है कि ये तो अन्ना है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने उसको कहाँ देखा, तो वो पुलिस वालों को बताती है कि इसी इलाके के आसपास सुबह ही मैंने उसको देखा था, वो कहीं जा रहा था। उसके बाद पुलिस वाले उस लेडी से ये पूछते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने थे, तो वो लेडी बताती है कि उसने नीले कलर की एक शर्ट पहनी थी, एक हाफ निक्कर पहनी थी, उसके अलावा उसके हाथ में एक छाता भी था। पुलिस वाले बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये पक्का रमन राघव ही होगा। उसके बाद पुलिस वाले चारों तरफ उसको ढूंढने लग जाते हैं। 2000 से भी ज्यादा पुलिस पूरे मुंबई में फैल जाती है और उसको ढूंढने की कोशिश करती है और उस हुलिये को हर एक पुलिस वाले को बता दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक पुलिस वाले को उस हुलिये के हिसाब से मैचिंग से ही एक बंदा दिखाई देता है। तो वो पुलिस वाला क्या करता है, उस बंदे से जाके उसका नाम पूछता है, तो वो बंदा अपना नाम अन्ना बताता है। तो वो पुलिस वाला थोड़ा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि इसके कई सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम अन्ना है। फिर इसके बाद वो पुलिस वाला उस बंदे की पूरी तलाशी लेने लग जाता है। तो उसके पास कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि चश्मे हो गए, कंघी हो गई, शीशा हो गया और भी दूसरी चीजें मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाला उसको बोलता है कि हम तुम्हें थाने ले जा रहे हैं। तो रमन राघव या फिर जो वो अन्ना होता है तो वो कोई भी रोक टोक नहीं करता और सीधे पुलिस वालों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, पुलिस वाले उसको ले जाते हैं और फिर सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया जाता है कि रमन राघव पकड़ा गया है। उसके बाद पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती है कि उस सीरियल किलर को पकड़ लिया गया है। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, उस रमन राघव से, हम कह सकते हैं अन्ना से, पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि तुमने लोगों को क्यों मारा, किस रीजन की वजह से मारा। लेकिन पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पता था कि ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। तो पुलिस वालों को कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है और वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, मतलब कुछ भी एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। पुलिस वाले अच्छे से, प्यार से, हर तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान 2 दिन तक कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद क्या होता है, एक पुलिस वाला गलती से बोल देता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम बताना। तभी रमन राघव तुरंत जवाब देता है कि मुझे एक मुर्गा चाहिए। तो पहले तो पुलिस वाला सोचता है कि इसका क्या मतलब है, ये मुर्गे का क्या करेगा। फिर उसको समझ आती है कि शायद इसको मीट की जरूरत है। उसके बाद मुर्गे का मीट लाया जाता है और उसको खिलाया जाता है। वो अच्छे से प्लेट को चाट चाट के उस मीट को खाता है। फिर दोबारा पुलिस वाला बोलता है तुम्हें फिर कुछ चाहिए होगा तो बताना। तो वो दोबारा बोलता है कि मुझे मुर्गा चाहिए। दोबारा एक और प्लेट उसको मुर्गे का दिया जाता है और वो अच्छे से खाता है। उसके बाद फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताना। तो वो बोलता है कि मुझे एक शीशा चाहिए, एक कंघी चाहिए और साथ ही साथ मुझे नारियल का तेल चाहिए। और उसके अलावा एक और वो डिमांड करता है कि मुझे एक लड़की भी चाहिए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि लड़की की जरूरत तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें शीशा, कंघी और नारियल का तेल जरूर दे देंगे। उसके बाद क्या होता है कि रमन राघव पूरे शरीर पे उस नारियल के तेल को लगाता है, अच्छे से कंघी करता है और अपने आप को देखता रहता है। फिर क्या होता है कि पुलिस वाले फिर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ और चाहिए। तो वो बोलता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब पूछिए जो आपको पूछना है। तो पुलिस वाले उससे एक एक करके सारी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीजें बताता है कि कैसे उसने लोगों को मारा, किस तरीके से मारा। तो वो बताता है कि उसका जन्म तमिलनाडु में 1929 के पास हुआ था। उसके बाद उसको बचपन से ही चोरी की लत लग गई थी, तो वो बचपन से ही चोरियां किया करता था। उसके बाद क्या हुआ, काम की तलाश में वो मुंबई आ गया। मुंबई में भी उसकी जो चोरी की हरकत थी वो खत्म नहीं हुई और वो लोगों को बेवकूफ बना के चोरियां किया करता था। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि ये ऐसे ही घूम रहा होता है, तो उसको एक साइकिल का, एक गाड़ी का स्टैंड मिलता है जो कि मुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों वो क्या करता है, उस स्टैंड को एक लोहार के पास लेके जाता है और लोहार से एक हथियार बनवाता है। वो हथियार कुछ उसी टाइप का था कि ऊपर से गोल था और नीचे से नुकीला था। तो दोस्तों रमन राघव क्या करता था, उस हथियार को अपने पास हमेशा रखता था और लेके घूमता था। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि वो रात में घूम रहा होता है, तभी उसको दिखता है कि साइड में एक झोपड़ी है, वहां पे एक लेडीज है जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उस बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और वो लेडी उस पर बहुत ज्यादा उस बच्चे पर चिल्ला रही है। तो रमन राघव को इस बात पे शायद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो जल्दी से उस झोपड़ी
झोपड़ी में जाता है और वो क्या करता है, तो जो उसका आदमी होता है, उस लेडी का जो हस्बैंड होता है, वो बाहर सो रहा होता है, तो गुस्से में उस हस्बैंड को ही मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। इस तरीके से उसने जो पहला मर्डर मैंने आपको बताया, इस तरीके से उसने वो पहला मर्डर किया। उसके बाद कुछ दूरी पे फिर वो दोबारा जाता है, तो वहां पे भी उसको एक झोपड़ी दिखती है, वहां पे भी सेम वही यही हरकत करता है। तो दोस्तों इस तरीके से वो सारे मर्डर्स के बारे में बताता है। तो दोस्तों इस तरीके से वो तीसरे मर्डर के बारे में भी बताता है कि उसको एक घर दिखता है, वो घर के छत के ऊपर चढ़ जाता है, वहां से वो देखता है कि एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो सोचता है कि ये औरत जब सो जाएगी तो उसको मार देगा और उसके घर पे चोरी कर लेगा, लेकिन वो औरत काफी टाइम तक सोती नहीं है। तो ऐसे कर करके 3-4 दिनों तक वो उसके घर पे आता है, लेकिन हर दिन देखता है कि वो औरत जग रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक रात वो औरत सो जाती है और साइड में उसका हस्बैंड भी सोया होता है। तो वो क्या करता है, एक साथ तीनों को मार देता है, छोटे से बच्चे को, उस औरत को और उसके हस्बैंड को, और वहां पे जितनी भी चीजें थी उसकी चोरी कर लेता है। उसके अलावा उस औरत ने एक मंगलसूत्र भी पहना था, रमन राघव को रखता है कि सोने का है, तो वो उसको भी चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उस मंगलसूत्र को जब वो मार्केट में बेचता है तो पता चलता है कि वो नकली है। तो दोस्तों इस तरीके से रमन राघव बताता है कि वो लोगों को मर्डर करता है। उसके बाद पुलिस वाले जब पूछते हैं कि तुमने कितने मर्डर किए हैं ऐसे हैं, तो वो बोलता है मैंने 41 से भी ज्यादा ऐसे मर्डर कर रखे हैं, और कुछ मर्डर तो ऐसे हैं जो कि मुझे याद भी नहीं है। इसके अलावा पुलिस वाले पूछते हैं कि 1966 के आसपास जो 19 लोगों का मर्डर हुआ था, क्या वो तुमने ही मारा था? तो वो बोलता हाँ मैंने ही मारा था। फिर इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें लोगों को मारने में क्या मजा आता है? तो वो बोलता है कि मुझे भगवान ने बोला है इनको मारने के लिए, जो भी बुरे लोग हैं मैं उनको मार देता हूँ। इसके बाद रमन राघव एक और बात बोलता है कि उसको औरतों से बहुत ज्यादा नफरत है। जब भी वो औरतों के आसपास किसी को देखता है या फिर औरतों को देखता है तो वो गुस्से में उनको मार देता है, और उनके आसपास जो भी होता है वो उनको भी मार देता है। तो दोस्तों पुलिस वालों को शुरुआत में लग रहा था कि ये तो सनकी बंदा है, ये इस तरीके से कैसे लोगों को बिना किसी मतलब के मार सकता है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने वो हथियार कहां पे छुपाया है? तो पता चलता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका पहला हथियार तो मिल गया था, उसके बाद वो एक और हथियार बनवाता है इसी तरीके का। तो दोस्तों पुलिस वालों को वो बताता है कि उसने अपना हथियार कहां छुपाया। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले सारे सबूत जुटाते हैं, उस हथियार को भी बरामद करते हैं। उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट में इसकी तरफ से जो वकील होता है वो ये दलील देता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इसने इतने सारे मर्डर किए हैं, तो इसको छोड़ दिया जाए या फिर हॉस्पिटल भेज दिया जाए। लेकिन जज साहब ये बोलते हैं कि पहले इसका चेकअप होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं। उसके बाद इसको साइकेट्रिक के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम अच्छे से इसका इंटरव्यू लेती है, जहां पे पता चलता है कि इसको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं क्रोनिक पैरानॉइड साइकोफीनिया। उसके बाद कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसके बाद जज साहब ये फैसला सुनाते हैं कि इसने अपनी मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से ही इतने सारे मर्डर किए हैं, लेकिन इसको ऐसे खुलेआम छोड़ा भी नहीं जा सकता। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट की तरफ से इसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, कई सालों तक ये जेल में रहता है और 1995 के आसपास एक बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से इस सीरियल किलर से लोगों को निजात मिला। कोर्ट ने अपनी तरफ से बेशक ही सही फैसला, या हम कह सकते हैं कि फांसी का फैसला नहीं सुनाया, लेकिन ऊपर वाले ने इसको इसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आप इसके बारे में मूवी देखना चाहते हो तो एक मूवी बनी है रमन राघव 2.0, इसके बारे में ही, इसके ऊपर ही बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।